Hello students, it's class 10, subject English. It's the first poem, Dust of Snow, written by Robert Frost. It's the second session. In this session, first of all, we will study glossary. Then after explanation of the stanzas, then figure of speech, the poetic devices used in this poem, and finally it will be question answer session. So let us get new word. Way. Way it means manner, the way of doing something. Shook. Shook का मतलब होता है to move. Here shedding the snow from the tree. Shook means move. Hemlock. Hemlock, it's a tree, hemlock tree. It is a poisonous tree with small white flower. In Western countries, it is taken as ill omen, inauspicious. उसे अशुभ माना जाता है हेमलॉक ट्री को वेस्टर्न कंट्रीज में. रूड का मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट. हेल्ड मीन्स रिपेंटिंग. रूड. Explanation. The first stanza of the poem. Poet कहते हैं, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me. A crow, एक कौवा, जिस तरह से शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिराता है, शेडिंग करता है. क्या? द डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे फ्लैक्स, पैलेट्स, पार्टिकल्स मुझ पर गिराता है. यहां पे मूवमेंट ऑफ क्रो हमें थोड़ा नोटिस करना है बच्चों. इट इज नॉट क्लियर, पर कोई भी उसकी मूवमेंट, वेदर इट इज लैंडिंग और इट इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम द ब्रांच, या वहां बैठे बैठे ही वो मूवमेंट करता है एंड रिजल्ट इनटू फॉलिंग ऑफ द स्नो हो सकता है. तो यहाँ क्रो मूवमेंट को हमें नोटिस नहीं करना है, पर उसके मूवमेंट से जो स्नोफॉल होता है वो हमें नोटिस करना है, कंसीडर करना है कि स्नोफॉल का रीजन क्या है. मूवमेंट ऑफ द क्रो विच इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ हेमलॉक ट्री, जो कि हेमलॉक ट्री के ब्रांच पर बैठा है. और यहां हमें वो भी समझना है कि हेमलॉक ट्री कैसा है. इट इज कवर्ड विथ स्नो, वो स्नो से कवर हो गया है. एंड दैट्स द रीजन दैट क्रॉस मूवमेंट रिजल्ट्स इनटू स्नोफॉल. डस्ट ऑफ स्नो कहा क्यों गया है बच्चों यहां पे? क्योंकि स्नो पार्टिकल्स है ना, वो काफी छोटे छोटे हैं. They are very tiny and that's why it is called dust. इसीलिए उसे डस्ट कहा गया है. और ये कहाँ से गिरता है? डस्ट ऑफ स्नोज फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हियर ऑन द राइट साइड आप देख सकते हैं, इट इज अ हेमलॉक ट्री एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट्स द क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच, बैठा है. और उस मूवमेंट से देखिए, मिडल पिक्चर, इन द मिडल ऑफ द पिक्चर्स यू कैन सी द स्नो, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट. पोएट पर गिर रही है और वो गिरने का रीजन क्या है? मूवमेंट ऑफ द क्रो. सो हियर टू ऑब्जेक्ट्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोएट. पोएट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं. वन इज क्रो एंड द सेकेंड इज हेमलॉक ट्री. एंड बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एज इल ओमेन. इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपशुकन माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है. और वहां से क्या होता है बच्चों? बर्फ गिरती है. नाउ इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन. द पोएम इज सेट इन सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड एंड इज वॉकिंग बाय अ ट्री. देखिए पोएम कैसे स्टार्ट होती है बच्चों. पोएट है वो बैड मूड में है, ही इज वेरी ग्लूमी, वो काफी सैड है, अपसेट है. और कहाँ पे वो खड़े हैं? अंडर अ ट्री, वॉकिंग बाय अ ट्री. और वो ट्री कौन सा है? हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट खड़े हैं.
हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। हमने डिस्कस किया कि वो एक पॉइजनस ट्री है। एज ही पास्ड बाय अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं, वैसे ही क्या होता है कि क्रो अपनी मूवमेंट से ब्रांचेस पे जो डस्ट होता है, स्नो होता है, डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल्स वो नीचे गिरते हैं। और किस पर गिरते हैं? ऑन द पोएट पर गिरते हैं। वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर्स इज अननोन एज देर इज नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोएम। स्नो पार्टिकल्स पोएट के शोल्डर्स पे गिरते हैं या उसके हेड पे गिरते हैं, वो यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है और उसको लेकर हमें फोकस भी नहीं करना है। पर पोएट के ऊपर गिरते हैं स्नो पार्टिकल्स एंड इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्रो। Here the two agents of nature, the hemlock tree and the crow, are signifiers of sadness and gloom, just like the poet's mood was in the opening scene. यहाँ दो एजेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। वो क्या सिग्निफाई करता है? सैडनेस, ग्लूम। और वो किसके साथ कंपेयर किए गए हैं? इनिशियली पोएट का मूड भी कैसा है? ग्लूमी ही है, सैड ही है। तो वो मूड दिखाने के लिए, सैडनेस दिखाने के लिए यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिए गए हैं, जो कि हेमलॉक ट्री एंड क्रो है। ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड्स स्पेसिफिक एक्शन। रीडर्स के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्रो का मूवमेंट कैसा था, जो मैंने पहले बताया। वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग, शिवरिंग विथ कोल्ड, or adjusting itself on the branch or taking off. It happened to send some particles of snow upon the author. ये क्वेश्चन डाउट हो सकता है रीडर को कि क्रो लैंडिंग कर रहा है, टेकिंग ऑफ कर रहा है, ये मूवमेंट किस तरह की हो सकती थी और कौन सी मूवमेंट थी जिससे कि ये बर्फ पार्टिकल्स गिरते हैं। पर ये मूवमेंट पर हमें फोकस नहीं करना है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। वो कोई भी मूवमेंट है, कैसी भी है, लैंडिंग है, टेकिंग ऑफ है, या वहाँ पर ही बैठे बैठे क्रो ने कोई मूवमेंट कर दी है, वो मूवमेंट कौन सी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। पर ड्यू टू द मूवमेंट स्नोफॉल होता है, ये हमें नोटिस करना है। सेकेंड स्टैंजा, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। देखिए, ये स्नोफॉल, बर्फ गिरती है, उससे क्या होता है? इसने हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हार्ट को क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड। उसके कारण मेरा मूड चेंज हो गया, एक अच्छा सा चेंज आया मेरे मूड में। और उसका रीजन क्या है? फॉलिंग ऑफ द स्नो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड। जो दिन मैंने वेस्ट मान लिया था, र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, एक रिग्रेटफुल सी फीलिंग, एक पेंटिंग मानना कि मैंने दिन एकदम वेस्टफुल मान लिया था। देखिए, इनिशियली हमने डिस्कस किया कि पोएट बिगिनिंग में कैसे मूड के साथ बैठे हैं? ग्लूमी है। तो तब वो मान के बैठे हैं कि मेरा दिन आज बुरा है, अच्छा नहीं है, ये मेरा टाइम भी बिगड़ गया है। पर बर्फ गिरने से मूड उसका चेंज हो जाता है और जो बाकी दिन बचा है उसका, जो वो वेस्ट मान रहे थे, र्यूड मान रहे थे, वो बच गया, मानी वो दिन अच्छा हो गया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे टर्न इनटू अ हैप्पियर मोमेंट which he had taken as a west. Its explanation of second stanza. For reasons unknown, the author was having a terrible day. वो हमने डिस्कस किया कि ऑथर का दिन काफ़ी बुरा था। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। पर जो बर्फ गिरती है उस पर, उससे उसका मूड इंस्टेंटली मानी रैपिडली, क्विकली, सुन उसका मूड चेंज हो जाता है। He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. ऑलरेडी उसका दिन बिगड़ गया था और मान लिया था कि पूरा दिन भी बिगड़ गया है उसका। पर क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ये दोनों की वजह से उसका दिन अच्छा हो गया, टर्न इनटू अ गुड डे।
Generally, hemlock tree and crow are used for negative references, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too. जनरली ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हेमलॉक ट्री एंड क्रो नेगेटिव इंडिकेटर के तौर पे लोग मानते हैं, उसे अशुभ मानते हैं, अपशुकन मानते हैं, पर पोएट ने यहाँ काफ़ी ब्यूटीफुली उसे पोर्ट्रेट किया है कि भाई इनऑस्पिशियस चीज़ें भी खुशियाँ लाती है, हैप्पीनेस लाती है। और यहाँ हमें दिख रहा है कि पोएट का मूड अच्छा हो गया, उसका दिन अच्छा करने वाले कौन ऑब्जेक्ट्स है, कौन से एजेंट्स हैं, क्रो एंड हेमलॉक, जो कि इनऑस्पिशियस है, फिर भी वो अच्छी बातें लाती है, उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हमें ऐसा मान लेना नहीं चाहिए, एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेज टू ब्लेस अस, और हमें एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। नेचर हमें जिस तरह से चेंज होता है, उसमें से एक पॉजिटिव परसेप्शन से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ब्लेसिंग ऑफ द नेचर। नाउ पोएटिक डिवाइसेस फिगर ऑफ स्पीच, बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन रहेगी, क्योंकि आपको फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले स्टैंजा में कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं उसके हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइमिंग स्कीम। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज की गई है बच्चों, वो है ए बी। किस तरह से, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो स्नो, सिमिलर राइमिंग पैटर्न है, देखिए क्रो स्नो। और सेकेंड लाइन में शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ऑन मी ट्री, मी ट्री, तो यहां ये दोनों सिमिलर राइमिंग पैटर्न है, क्रो स्नो, ए एंड ए, देखिए मी एंड मी, बी एंड बी, ए बी। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम फॉर दिस स्टैंजा, जो ए बी पैटर्न से यहाँ राइमिंग स्कीम यूज की गई है बाय द पोएट। Now the second poetic device which is used here is assonance. Assonance बच्चों poetic device एक वोवेल प्रोमिनेंट साउंड के बेस पर ये डिवाइस अप्लाई किया जाता है। वोवेल साउंड हम जानते हैं, आ ई ऊ, ये साउंड है वो वोवेल साउंड कहे जाते हैं। तो जब ये वोवेल साउंड नियर बाय कंटिन्यूसली पास के वर्ड में जब प्रोमिनेंट होता है, तब वो एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए सेकेंड लाइन में, हियर इन द सेकेंड लाइन वोवेल साउंड ओ, हियर यू कैन सी, here you can see and here you can see vowel sound o, it is prominent in succeeding words, so its assonance the figure of speech used in this line, second line. Now next poetic device की हम डिस्कस करते हैं, it is enjambment, it is enjambment जो poetic device है वो यहाँ पे यूज किया गया है बच्चों। हाउ, सो लेट अस डिस्कस। देखिए द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यहाँ पे एंजम्पमेंट इसलिए बनता है कि दिस इज द होल लाइन, ये पूरी लाइन है। दिस इज द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, व्हेन अ सिंगल लाइन इज यूज्ड इन द नेक्स्ट, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, एक ही लाइन को जब डिफरेंट लाइन में डिवाइड किया जाता है विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन मार्क, सेम लाइन को डिफरेंट लाइन में यूज किया जाता है। देखिए ये पूरा एक ही सिंगल लाइन है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, बट इट इज यूज्ड, देखिए ये उसका दूसरा पार्ट यहाँ यूज किया गया है, तीसरा पार्ट यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए तो एक ही लाइन को ब्रेक करके
डिफरेंट लाइन में यूज किया गया है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन. एंड सेकेंडली देर इज नो पंक्चुएशन मार्क, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया है. तो व्हेन द सेम लाइन इज यूज्ड इन द नेक्स्ट लाइन without any punctuation mark, it is enjambment, the poetic device. तो यहाँ पे poetic device enjambment होता है. Now let's discuss the next line. It's the second stanza. Rhyming scheme यहाँ पे CD हो रहा है. देखिए similarly in the first stanza what we had discussed, here you can see has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Heart, part, having similar rhyme. You can see here heart, part, C and C. Here mood, rude. These are again the same, rhymes. Mood and rude. It makes the similar pattern of rhyming, and that's why CD. In the first stanza it was AB. एंड हियर द सेम राइमिंग स्कीम इज हियर. सो पूरी पोएम के लिए हमारा राइमिंग स्कीम क्या बनेगा बच्चों? AB CD. दिस इज द राइम स्कीम यूज बाय द पोएट. और ये स्टेंजा में कौन सा राइमिंग स्कीम यूज किया गया है? CD. नाउ आगे सेकेंड एलिट्रेशन यहाँ पे हो रहा है. हाउ देखते हैं. व्हाट इज एलिट्रेशन बच्चों? एलिट्रेशन क्या होता है? Alliteration has to do with the consonant sound which repeats initially in the initial part of the word. देखिए यहाँ पे first line has given my heart. Here consonant sound repeat हो रहा है और वो भी initial position पे. has given my heart, has heart, her sound देखिए her and her. यहाँ पे ह साउंड रिपीट हो रहा है और वो भी इनिशियल साउंड है बच्चों. देखिए इनिशियली रिपीट होता है तभी एलिट्रेशन कहा जाता है. दैट्स वाई इट इज एलिट्रेशन इन दिस लाइन. फर्स्ट लाइन में एलिट्रेशन हो रहा है. देयर इज अदर एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन हियर. इन द थर्ड लाइन यू कैन सी एंड सेव्ड सम पार्ट. हियर सेव्ड सम, सी स साउंड and sa sound, and they are initial sound of the word के beginning sound है ये दोनों और similar consonant sound है. देखिए and that's why it is alliteration. तो first line में and third line में दोनों लाइन में alliteration poetic device यूज किया गया है. Secondly consonants. consonants का मतलब होता है बच्चों consonant sound repeat होना. देखिए alliteration and consonants दोनों पोएटिक डिवाइस मिलते जुलते हैं पर दोनों एक नहीं है. एलिट्रेशन में इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है और कॉन्सोनेंट्स में मिडल या लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है. जैसे कि लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं. यू कैन सी इन द लास्ट लाइन, हियर इन द लास्ट लाइन वी कैन सी ऑफ अ डे आई हैड रूड. यहाँ पे आप देखिए डे हैड रूड. यहाँ ड it is consonant sound and it is repeated in the last position and in succeeding words. देखिए पास के वर्ड में consonant sound repeat होता है और लास्ट पोजीशन में. देखिए कॉन्सोनेंट्स उसे ही कहा जाता है जो लास्ट पोजीशन में होता है. आई शुड चेंज दिस वन. इट इज़ एलिट्रेशन एक्चुअली कॉन्सोनेंट्स. तो लास्ट पोजीशन पे रिपीट होता है आई हैड रूड. तो मिडल या लास्ट में रिपीट होता है कॉन्सोनेंट साउंड तो उसे कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है. इनिशियली रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हम देख लेते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस? एंजेम्मेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजेम्मेंट. एंजेम्मेंट सिमिलरली जो फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा था बच्चों कि इट्स द सेम लाइन व्हेन द सेम लाइन इज डिवाइडेड इनटू द सेकेंड एंड थर्ड लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. एक ही लाइन है उसे डिफरेंट लाइन में डिस्प्ले किया जाता है.
कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज किए बगैर, तो वो पोएटिक डिवाइस होता है एंजेबमेंट। देखिए ये एक लाइन, फिर ये है वो, इट्स द सेकेंड पार्ट, इट इज यूज्ड इन द सेकेंड लाइन, it's used in third line, or it's used in the fourth line. So the same line is divided into different line without using any punctuation mark, and that's why it is enjambment, the figure of speech poet has used here. So these were the poetic devices. Now question and answer, friends, based on today's discussion. What's the dust of snow and what does the poet say has changed his mood? डस्ट ऑफ स्नो क्या है और पोएट क्या कहते हैं कि उसका मूड चेंज किससे होता है? डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू द टाइनी पार्टिकल ऑफ स्नो। स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स को यहाँ डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट द पोएट रिफर टू दैम एज डस्ट। पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि पोएट उसे डस्ट कहते हैं। द पोएट वॉज इन एन ऑफुल मूड व्हेन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैड फॉलन ऑन हिम। दिस चेंज द पोएट्स फ्रेम ऑफ माइंड इंस्टेंटली। इससे पोएट का माइंड सेट चेंज हो जाता है एंड हिज डेज गॉट अ लॉट बेटर, और इससे उसका दिन अच्छा हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है। What's a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? Hemlock tree क्या है और पोएट ने यहाँ मैपल, ऑक और पाइन जैसे ट्री यूज क्यों नहीं किए, क्यों हेमलॉक ट्री यूज किया? पोएट डज नॉट मेंशन अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल, ऑक और पाइन, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू इंडिकेट अ सैड सीन। पोएट यहाँ पे सैड सीन इंडिकेट करना चाहते हैं, वो सैड है, ग्लूमी है। Being poisonous, a hemlock tree is considered bad, and so he refers to it। हेमलॉक ट्री पॉइजनस है और उसे एक इनऑस्पिशियस ट्री माना जाता है, जो कि एक सिंबल है ग्लूम का, सैडनेस का, और इसीलिए हेमलॉक ट्री को यहाँ पे रिफर किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड? The poet was going somewhere in a snowy morning. He was upset. All the trees were covered with snow dust. A crow sitting on a hemlock tree shook the tree in such a way that some dust of snow fell on the poet. क्रो इस तरह से ब्रांच को हिलाता है कि उसमें से स्नोफॉल होता है, बर्फ के पार्टिकल्स गिरते हैं पोएट पर। And this changed his mood and he became happy and relaxed. What was the reaction of the poet when the dust of snow fell on him? जब डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरती है तब पोएट का रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मली पीपल थॉट बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्रीज आर इनऑस्पिशियस। यहाँ बच्चों इनऑस्पिशियस लेके चलना है कि जनरली लोग क्या मानते हैं हेमलॉक ट्री और क्रो को? इनऑस्पिशियस। यहाँ ऑस्पिशियस है, उसे इनऑस्पिशियस समझना है, उसे अशुभ मानते हैं, इल ओमेन मानते हैं लोग। बट वेन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री फेल ऑन पोएट, पर जब डस्ट ऑफ ट्री डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से गिरता है, ही टुक इट इन अदर वे, पोएट उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं। ही वॉज डिप्रेस्ड एंड सोरोफुल, वो काफ़ी डिप्रेस्ड थे, सोरोफुल थे, काफ़ी सैड थे। ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड सोरोफुल, यहाँ पे इनऑस्पिशियस लेना है। ही वॉज डिप्रेस्ड एंड सोरोफुल, बट द मोमेंट द क्रो shook the hemlock tree and dust of snow fell on him, he felt unburdened and relieved। वो काफ़ी अनबर्डन फील करते हैं, काफ़ी रिलीव्ड फील करते हैं, वो इंडिकेट करता है कि उसका मूड अच्छा हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू क्रो एंड हेमलॉक ट्री? पोएट किस तरह से हेमलॉक ट्री एंड क्रो को रिएक्ट करते हैं, किस तरह से लेते हैं दोनों को? क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस इन द वेस्ट। वेस्ट में इसको इनऑस्पिशियस माना जाता है। दे आर जनरली टेकन एज बैड ओमेन इन ट्रीज एंड क्रो को कैसा माना जाता है? बैड ओमेन, इल ओमेन, अशुभ माना जाता है। बट द पोएट डिड नॉट टेक देम इन नेगेटिव वे।
पोएट इनको नेगेटिव वे में नहीं लेते हैं। दे सेव्ड हिज डे, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट उसका दिन बचाते हैं, अच्छा बनाते हैं। हिज नेगेटिव आउटलुक चेंज्ड टू द पॉजिटिव वन। And the last question, why does the poet feel that he has saved some part of the day? पोएट ऐसा क्यों फील करते हैं कि उसका बाकी दिन जो वेस्ट मान लेते हैं पहले, वो अब अच्छा हो गया है। वो ऐसा क्यों फील करते हैं, कैसे फील करते हैं? Crow shook down the dust of snow on the poet. Both crow and hemlock tree are considered inauspicious. The falling of dust of snow from hemlock tree is bad omen. But the poet took it in a positive way. He found himself relieved from sorrow after this incident. इसके बाद वो कैसा फील करते हैं? काफ़ी रिलीव्ड फील करते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। Now he could use his entire day in a fruitful way. अब वो अपना पूरा बाकी बचा दिन है उसको अच्छे से बिताएंगे, उसका मूड अच्छा हो गया है ड्यू टू दिस स्नोफॉल। दैट्स इट फ्रेंड।